सो हेलो एवरीवन, दिस इज कौन मेकिंग दिस वीडियो। और आप सभी कैसे हैं बताइएगा मेरे को। और वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है, इसके लिए सॉरी थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी सारे काम होते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, वहाँ के एग्ज़ाम्स चेक कर रहे हैं। थोड़ा यहाँ पर भी हमारा अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है कंटिन्यूस, जिसमें हम यहाँ पे बच्चों से डेली बेसिस पे टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वीडियोज़ के लिए सॉरी। और अगर लग रहा है थोड़ा बोरिंग पार्ट है तो स्किप कर दो। और आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 11th का चैप्टर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को। ओके, सो बात करते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जान लो कि प्राइवेट प्राइवेट कंपनी की नहीं, प्राइवेट सेक्टर की बात आ रही है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है वो सेक्टर जिसमें कंप्लीटली ओनरशिप जो होती है वो आम लोगों की होती है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल देखा होगा, मतलब पढ़ रखा ऑलरेडी, जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो डाली है उसमें पढ़ा होगा आपने। सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें सिंगल मालिक होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जिसमें एक फैमिली मालिक होती है, पार्टनरशिप जिसमें मिनिमम 2 से लेकर 50 मेंबर्स होते हैं, जॉइंट वेंचर जब 2 कंपनियां साथ मिलकर काम करती हैं प्राइवेट सेक्टर की, जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसमें मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, इतने ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये सारे के सारे जो सेक्टर हैं इनके बारे में पढ़ाने नहीं आए, उनके बारे में पढ़ा मैंने ऑलरेडी दिया है, वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वहां जाकर देख लो। सिंपल सी बात है, ये सभी का जो मालिक है वो आम इंसान है, आम लोग है, तो इसलिए इसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। राइट, अंडरस्टूड। तो मीनिंग देखते हैं। इट रेफर्स टू, सॉरी, okay, so sorry for the interruption. It refers to the sector of business consisting of businesses owned by private individuals or groups. बिजनेस है जो कि किसके द्वारा ओन किया जाता है, प्राइवेट लोगों के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा या प्राइवेट ग्रुप्स के द्वारा। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। इसके एग्जांपल आप सभी के सामने में है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, इनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, इसे पिछली वीडियो में जाके चेक करना। ओके, देन आगे चलते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, देखो अब ध्यान से देखो। पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक लिखा हुआ है लेकिन पब्लिक का नहीं है। पब्लिक यहाँ पर इसका मतलब है गवर्नमेंट का सेक्टर है जी। किसकी ओनरशिप है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है। मीनिंग इट रेफर्स टू द सेक्टर ऑफ बिजनेसेस कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय स्टेट। स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। स्टेट, ये स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। स्टेट बेसिकली देश को कहते हैं। कौन सी भाषा है, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में। राइट, अंडरस्टूड। ओके, सो बात करते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे केस स्टडी आ जाती है, ध्यान से देखना। और ये सारे के सारे फीचर्स, 3 तरीके के पब्लिक सेक्टर होते हैं, 3 तरीके की कंपनियां होती है, लगभग तीनों पे सेम टू सेम एप्लीकेबल है। पहली चीज, स्टेट ओनरशिप। किसकी ओनरशिप है, सरकार की ओनरशिप है जी, सरकार की ओनरशिप। इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। स्टेट कंट्रोल, जब ओनरशिप सरकार के तो कंट्रोल किसका होगा, सरकार का होगा, जाहिर सी बात है। फाइनेंशियल फ्रीडम। अब मुझे ये बताओ, क्या सरकारी कंपनी को, सरकारी सेक्टर को, सरकारी लोगों को पैसे की कोई कमी है, नहीं है, क्योंकि पैसा कौन लगा रहा है, गवर्नमेंट लगा रही है। राइट, तो गवर्नमेंट को पैसे की कोई कमी नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है इनके पास में, पैसे की कोई कमी नहीं होती। आपने देखा होगा छोटे छोटे प्रोजेक्ट, अभी आपने देखा होगा दरभंगा में एम्स बना है, लगभग मेरे ख्याल से 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और अभी तक खाली उसका गेट तैयार हुआ है, प्रॉपर लैंड एक्विजिशन भी नहीं हुआ है, यानी कि सारी की सारी जमीन अभी तक लोगों से सरकार ने हासिल भी नहीं करी है, 1200 करोड़ रुपए खर्च हो गया है। सर्विस मोटिव, जितनी भी सरकारी कंपनी होती है उनका मोटिव होता है सर्विस देना, किसको, आम लोगों को। इट द मोटिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कॉमन पीपल। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, जवाबदेही। अब इसका बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात, देखो हिंदी अच्छी नहीं है, थोड़ा मैनेज करना। जवाबदेही का मतलब क्या होता है, सुनो। मान लो कि ना आपको क्लास का मॉनिटर बनाया गया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपकी क्लास बिल्कुल शांत रहनी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और टीचर बाहर चला गया, उसने कहा मॉनिटर ध्यान दो। अब वो वापसी आया तो आप भी मस्ती कर रहे हो, सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, तो आप बताओ मेरे को, टीचर किस पे चिल्लाएगा, बच्चों पे चिल्लाएगा कि आप पे चिल्लाएगा, जाहिर सी बात है आप पे चिल्लाएगा। तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि भैया बच्चों को चुप करवाना है, और आपकी अकाउंटेबिलिटी भी थी कि भैया अगर कुछ गलत होगा तो जवाब आप दोगे। और एक और चीज, अथॉरिटी भी दी गई थी आपको कि कोई बच्चा फालतू बोलेगा उसके चाटा मार दो, या उसका कम से कम नाम नोट करके मेरे को दे दो, मैं उसको देख लूंगा। राइट, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रॉपर टॉपिक है, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, अगर कुछ गलत हो गया तो जवाब देना पड़ेगा। मीडिया क्वेश्चन पूछता है, वो पता लगा कि आजकल मीडिया सब बिका हुआ है, वो अलग बात है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, कोई एक छोटा सा काम भी होना होगा ना, जैसे मैं एग्जांपल दूं अपनी यूनिवर्सिटी का, जहां मैं पढ़ाता हूँ, वहां पर फॉर एग्जांपल बच्चों को ट्रिप पे लेके जाना है और उस पर खर्च होना है लेट से 2 लाख रुपीज।
तो वो 2 लाख रुपीज तो बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर मान लो बच्चों के हमने 20 रुपए भी खर्च किए ना, उस 20 रुपए के लिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है ना। उस बिल की फोटो लो, ओरिजिनल बिल लगाओ, उसको पेस्ट करो, अप्लाई करो, वो ऑफिस जाएगा, ऑफिस से फाइनेंस डिवीजन जाएगा, वहां से वहां जाएगा, वहां से साइन होगा, वहां से वहां आएगा। मतलब एक एक रुपए के लिए भी इतनी जगह पे इतने साइन होते हैं कि कोई गिनती नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। इसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। यानी किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, मल्टीपल चेक पॉइंट्स होते हैं। ये बनाया तो अच्छी चीज के लिए गया था, लेकिन अब इसका मिस यूज होता है, राइट। कोई भी सरकारी काम करना है, आपको लाइसेंस बनवाना है फॉर एग्जाम्पल, इतने सारे नियम कानून है कि परेशान हो जाओगे। तो अल्टीमेटली क्या करोगे, एक दलाल को हायर करोगे, उसको पैसे दोगे, ठीक है, ताकि वो नियम कानून को स्किप किया जा सके। तो सरकारी कंपनी में अननेसेसरी नियम कानून होते हैं, उसे कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, और इस सिस्टम को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट, ठीक है। आगे बात करेंगे हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। एग्जाम्पल क्या है इसका, एक प्राइवेट बस, एक सरकारी बस है। प्राइवेट बस वाला पागल रहेगा, सवारी उठानी है, सवारी उठानी है, सवारी उठानी है, पागल रहेगा, ट्रैफिक जाम होगा तो खुद उतर के जाएगा, ट्रैफिक जाम खुलवाएगा। ये कंडक्टर उतर के जाएगा, ट्रैफिक जाम खुलवाएगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई मेरे को सवारी जितनी उठाऊंगा उतनी मेरी कमाई होगी। लेकिन कभी आपने सरकारी वाले को देखा टेंशन लेते हुए? नहीं, उनकी टेंशन नहीं है, उनको पता है मेरी तनख्वाह फिक्स है, मेरे को इतनी सैलरी मिलनी है, मेरी सैलरी कोई घट नहीं जाएगी, कुछ बढ़ नहीं जाएगी। अगर ट्रैफिक जैम लगा है, मैं ट्रैफिक खुलवाने नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो उनका वो कभी भी कंपटीशन नहीं करेंगे प्राइवेट वालों से कि मैं आगे ले जाऊंगा, मैं आगे ले जाऊंगा। सरकारी बस वाला हमेशा पीछे रहेगा, रिलैक्स रहेगा, चिल करेगा, उसको टेंशन नहीं है, उसकी तनख्वाह उसको पूरी मिलनी है क्योंकि। लेकिन प्राइवेट वाला परेशान रहेगा क्योंकि उसकी तनख्वाह कितने सवारी मिलती है उसके हिसाब से तय होती है, ठीक है। तो इसके जो सरकारी कंपनी होते हैं, इसका आम इंडस्ट्री से रिलेशन जो होता है हार्मोनियस होता है। हार्मोनियस मतलब पीस, काम, चिल, रिलैक्स रिलेशन होता है। कोई हल्दल्दी, कोई कंपटीशन, बहुत टफ कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट कंपटीशन नहीं होता। यूजफुल फॉर ऑल दी सेक्टर्स, ऐसे सभी सेक्टर्स, ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहां पर सरकारी कंपनी कामयाब ना हो। हर जगह पे, हर सेक्टर में सरकारी कंपनी कामयाब हो सकती है। फॉर एग्जांपल चाइना में ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री सब कुछ सरकार के द्वारा ओन्ड होता है, ठीक है। मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल आपने इंडियन रेलवेज का नाम सुना होगा। अब बताओ, क्या रेलवेज का कोई प्राइवेट कंपटीटर है? कोई प्राइवेट कंपटीटर आके बोलेगा भाई रेलवे कि मैं भी अपनी खुद की रेलवे लाइन खोलूंगा? पॉसिबल नहीं है। कोई बिजली की प्राइवेट कंपनी हो सकती है एक ही जगह पे चार चार? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिजली बनाने का काम, परमाणु ऊर्जा बनाने का काम, इन सभी में क्या है कि गवर्नमेंट की मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर मेनी बायर्स, ठीक है, कोई कंपटीशन में नहीं है, ओके। तो उसके कॉमन फीचर्स हैं, इनके बेसिस पे केस स्टडी आती है, ध्यान रखना और ध्यान से पढ़ना और रिवाइज कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्या है, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तीन तरीके की होती है। सबसे पहली है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब ये क्या होती है? ये वो सरकारी कंपनी होती है जो चलाई जाती है मिनिस्ट्रीज के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवे का हेड कौन है? रेल मंत्री, राइट, अश्वनी वैष्णव नाम है मेरे ख्याल से, राइट। तो मैनेज बाय मिनिस्ट्रीज, ठीक है, ये होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसकी अपॉइंटमेंट जो होती है यूपीएससी से होती है, सीनियर ऑफिसर्स की, जूनियर की वो अपॉइंटमेंट होती है एसएसबी, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से होती है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, अगर सरकार अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, तो ये कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यानी डिसीजन लेने की फ्रीडम होती है, लेकिन ये फिर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी कोई सरकारी कंपनी नहीं है जहां पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। हर जगह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, कम या ज्यादा होता है, लेकिन होता है। इसके फायदे क्या है? इसको बनाना आसान है, क्यों? क्योंकि सरकार को बनानी है, कोई लफड़ा ही नहीं। इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, अब भारतीय रेलवे कमाएगी तो किसकी कमाई बढ़ेगी? भारत सरकार की कमाई बढ़ेगी। इजी फंडिंग, जब सरकार की खुद की कंपनी तो फंड कौन देगा? सरकार देगी। लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनी जो मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जाती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, उसके लिमिटेशंस क्या क्या है? लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, भाई देखो ऐसा सरकारी कंपनी है, सारे अधिकारी चिल करे, रिलैक्स करे, कोई जल्दीबाजी में नहीं पड़ा हुआ, कोई हलदल्ली नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, 100-200 लोग मारे गए, तब की तब देखी जाएगी, अभी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, कोई प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। जिस सरकारी बाबू की अच्छी तनख्वाह लगी हुई है, अच्छी नौकरी लगी हुई है, अच्छा पैसा आ रहा है, वो ज्यादा काम क्यों करेगा? अपने आप बदलाव क्यों लाएगा? अब किसी अधिकारी की पोस्टिंग दिल्ली में, उसको बोलेंगे उठ के यहाँ से तू गोवा चले जा, गोवा तो अच्छी जगह है फिलहाल, मान लो उसको बोलेंगे भाई तू आसाम चले जा, त्रिपुरा चले जा, वो नहीं जाएगा। फ्लेक्सिबल नहीं होते वो लोग। लैक ऑफ इंसेंटिव, यहाँ पे देखो तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह के ऊपर कोई इंसेंटिव प्राइवेट सेक्टर की तरह नहीं मिलता। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग, मैंने कहा ना, कोई भी सरकारी कंपनी कभी किसी प्राइवेट सेक्टर से कोई कंपटीशन नहीं करती, किसी को नहीं पड़ी कंपटीशन करने की, जो है कॉम्पिटिटिव फीलिंग बिल्कुल भी नहीं होता। इंक्रीजिंग इन टैक्स बर्डन, अब भारतीय रेलवे को मान लो सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए दे दिए, सरकार 1 लाख करोड़ कहां से लाएगी? हमारे टैक्सेस से लाएगी, हमारे तो आम लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा? आम लोगों के टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे।
तो सरकार पे टैक्स का बर्डन बढ़ता है क्योंकि सरकार को फंड देना पड़ता है इन कंपनीज को, ठीक है। मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मैंने कहा ना हर जगह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, पॉलिटिक्स नेता लोग इंटरफेयर करते हैं। रेड टेपिज्म, ये बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी का ही पार्ट है। इसका मतलब है अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं छोटे मोटे काम को करने के लिए भी, राइट। चलो अगले पे चलते हैं। छोटी यूनिट है, इजी यूनिट है। सेकंड वाली काफी बड़ी थी, काफी दिमाग लग गया उस पर, काफी ज्यादा टाइम लग गया, बेसिकली दिमाग तो नहीं लगा, कोई नई बात नहीं मेरे लिए पढ़ाना। दूसरी है पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कंपनी भी कहते हैं इसे। ये कंप्लीटली ऑटोनोमस होती है, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस खुद बनाती है, अपने हिसाब से चलती है। फॉर एग्जांपल देखो मीनिंग, इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ गवर्नमेंट कंपनी व्हिच हैज ऑटोनोमस मैनेजमेंट, अपना खुद का मैनेजमेंट, एंड ऑपरेट अकॉर्डिंग टू सेपरेट लॉ। इसको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए इसके खुद के नियम कानून होते हैं, खुद का एक्ट होता है, खुद का कानून होता है। फॉर एग्जांपल आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है जो चलती है किसके अकॉर्डिंग, आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। 1934 में आरबीआई एक्ट लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, सेंट्रल बैंक का, और ये उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट होती है, ठीक है। इसमें सरकार का इंटरफेरेंस होता है, थोड़ा कम होता है, राइट। इंटरफेरेंस है, देखो इसके अकॉर्डिंग तो इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन होता है रियल में, थोड़ा कम इंटरफेरेंस होता है। इसके फीचर क्या है, ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अपॉइंटमेंट, इसकी अपॉइंटमेंट ये खुद करते हैं, कोई यूपीएससी के भरोसे नहीं बैठे हुए। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये अलग है, सरकार अलग है पूरी तरीके से, इनका आपस में हौच पौच नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है अकाउंट्स का, मालिक अलग है, बिजनेस अलग है। तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया, सरकार यानी मालिक अलग है और ये ऑटोनोमस बॉडी अलग है, दोनों का आपस में कोई खास रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ किताबों में, रियल में ऐसा नहीं होता, रियल में इंटरफेरेंस होता है, रिलेशन होता है। आरबीआई को फंडिंग कहाँ से आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी। आरबीआई कितने नोट छापेगा, सरकार से पूछ के छापेगा। आरबीआई का गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो पीएम करता है, राइट। तो कैसे इंटरफेरेंस होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी, अपने डिसीजंस खुद लेने की आजादी, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ, रियल में कुछ नहीं होती। इसके मेरिट्स लगभग सारे सेम है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह, इसके लिमिटेशंस लगभग सेम है सारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह, कुछ भी अलग खास नहीं है। एक आध पॉइंट इधर उधर होगा, बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये अपने खुद के एक्ट से चलती है, ऑटोनोमस है, और जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जाती है, जैसे कोयला मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राइट, मिनिस्ट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हो गई गवर्नमेंट कंपनी। अब ये क्या होती है, देखो ये एक आम कंपनी ही होती है, लेकिन बस इसमें ओनरशिप जो होती है वो सरकार की होती है। एक एग्जांपल सुनना, आपने वोडाफोन और आइडिया सुना होगा, वीआई। वोडाफोन आइडिया पे 5G के लाइसेंस की करीब 14-15 हजार करोड़ रुपए कुछ फीस पेंडिंग थी। कुछ भी अमाउंट, मैं इमेजिनरी अमाउंट ले रहा हूँ, आप कहीं सीरियस मत ले लेना, कुछ ऐसी अमाउंट है 14-15 हजार करोड़ रुपए का। तो सरकार ने कहा भाई तुमने लाइसेंस की फीस नहीं चुकाई, तुम्हारी कंपनी बंद करो। तो वोडाफोन आइडिया ने कहा अगर हमें बंद कर दोगे, हमारी कंपनी बंद कर दोगे, तो मार्केट में से दो कंपनी रह जाएगी, एक एयरटेल और दूसरा जियो, और ये तो कस्टमर्स को लूटेंगे। तो आप चाहते हो कि कस्टमर्स का भला हो, तो नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा होनी चाहिए, वरना ओलिगोपोली मार्केट हो जाएगा। तो सरकार ने कहा चलो ठीक है, तुम कंपनी बंद मत करो, तुम कंपनी चलाओ, लेकिन इस 14,000 करोड़ रुपए के बदले हमें अपनी कंपनी में ओनरशिप दे दो। तो वोडाफोन आइडिया ने भारत सरकार को अपनी कंपनी के 33% शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। यानी वोडाफोन आइडिया में 33% ओनरशिप किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब कल को फॉर एग्जांपल मान लो भारत सरकार ने कहा कि भैया इसके ना 33% ओनरशिप तो हमारी ऑलरेडी है, सरकार ने 18% ओनरशिप और खरीद ली इस कंपनी की। अब सरकार की कुल मिला के ओनरशिप कितनी हो गई, 51%। इसका मतलब क्या है, जैसे ही ओनरशिप 50% से ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई, वैसे ही वोडाफोन आइडिया एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। सारे नियम कानून अपॉइंटमेंट सब कुछ गवर्नमेंट कंपनी के हिसाब से होंगे, राइट। तो सिंपल सी मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू द एनी नॉर्मल कंपनी विच हैज मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इस कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी का प्रॉफिट जो मोटिव होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है, ठीक है। एंड इट हैज मिनिमम 51% ओनरशिप ऑफ एनी गवर्नमेंट, इट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल बीएचईएल में सरकार की 87% ओनरशिप है, भारत सरकार की। बाकी 13% किसकी है, आम लोगों की ओनरशिप, आम लोगों ने इसके शेयर्स खरीद रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि 51% से ज्यादा ओनरशिप इसमें सरकार की है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो कोई भी आम कंपनी जिसमें ओनरशिप सरकार की हो जाती है, वो सरकार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, वो कंपनी सरकारी कंपनी बन जाती है। मुझे उम्मीद आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार को कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट यानी जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली की सरकार, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं म्युनिसिपल काउंसिल्स को, जैसे दिल्ली में एमसीडी है, ठीक है, और मुंबई में बीएमसी है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन,
दुनिया का सबसे भारत का सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो एक कंपनी है, लेट्स से टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स में भारत सरकार ने 25% ओनरशिप खरीद ली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसमें 15% ओनरशिप खरीद ली फॉर एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट ने, और इसके अंदर में 11% ओनरशिप खरीद ली फॉर एग्जांपल बीएमसी ने, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, ठीक है। तो कुल मिला के ओनरशिप कितनी हो गई, 51% ओनरशिप हो गई तीनों गवर्नमेंट की मिलकर के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाटा मोटर्स एक सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, राइट, अंडरस्टूड। इसके फीचर्स लगभग सारे सेम है, एक अलग है यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग होता है, बाकी दोनों में सर्विस मोटिव था। इसके मेरिट्स ऑलमोस्ट सेम है, लिमिटेशंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। कोई भी नॉर्मल कंपनी जिसमें ओनरशिप 51% से ज्यादा एक आम इंसान की और सरकार की हो जाती है, किसी भी सरकार की, वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होता है। भाई सिंपल सा एग्जांपल है, मुझे बताओ आप लोग फोन कौन सा यूज कर रहे हो, ये रात में कुछ चला गया, सॉरी, चलो कोई नहीं, ये बताओ फोन कौन सा यूज कर रहे हो। मैं फोन यूज कर रहा हूँ एप्पल का, मेरे पे लैपटॉप है लेनोवो का, यहाँ पर ये डिजिटल बोर्ड है मैक्सअप का, ये चाइनीज, लेनोवो चाइनीज, एप्पल बनता चाइना में, असेंबल इंडिया में होता है, कंपनी अमेरिका की है। लगभग हमारे अगल बगल सारे के सारे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, मेन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सारी चीज़ें कहाँ की है, विदेशी हैं। तो वो कंपनीज, वो एक कंपनी जो कई सारे देशों में बिजनेस करती है, अपने पैरों को बहुत ज़्यादा फैला रखा है, उसे कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, सिंपल, राइट। और जैसे कि हम हुंडई का एग्जांपल ले लें, हुंडई साउथ कोरिया की कंपनी है, प्रोडक्शन करती है बेंगलोर में, कर्नाटका में, और गाड़ियाँ बेचती कहाँ है, पूरी दुनिया में गाड़ी बेचती है। ये क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी है, राइट। So multinational कंपनी क्या होती है, it refers to the company which has existence in many countries. For example ITC, Indian Tobacco Company, ये बहुत शाड़ी कंपनी है ITC, इसका नाम अमेरिका में है ATC, अमेरिकन टोबैको कंपनी, और ये है ओरिजिनली पता कहाँ की, ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटेन की। और यहाँ पे दिल्ली में ITC के होटल है, इसके सिगरेट्स है, इसकी स्टेशनरी है, क्लासमेट के नाम से आई गेस, बहुत सारे काम करती है, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं ये मल्टीनेशनल कंपनी। अच्छा वैसे रियल में बताऊं, MNC होता है, GNC होता है, फिर TNC होता है, ये स्टेप्स होते हैं, आप आगे पढ़ोगे, कल को BCom BBA करोगे ना, MCom करोगे, उसमें पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। फिलहाल के लिए आपके एक ही टॉपिक है MNC, ठीक है। ओके, इसके फीचर्स क्या है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। भाई जब हुंडई कंपनी कोरिया से बिलोंग करती है तो डिसीजन मेकिंग कहाँ होगी, कोरिया में होगी, ठीक है। चाहे कहीं पर भी उसकी ब्रांच हो, डिसीजन मेकिंग कहाँ होगी, कोरिया में होगी। वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस, इनका बिजनेस पूरी दुनिया फैला होता है। हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अच्छा ये बात तो सही है, जितनी भी MNC होती है जनरली, ये 90% की बात बता रहा हूँ, उनकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। जैसे इंटेक्स नाम का एक ब्रांड था, इंटेक्स था और एक लावा था, ये इंडियन ब्रांड थे फोन के, और एक वो भी था माइक्रोमैक्स आई गेस। तो ये जो फोन थे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा कहाँ का था, लेकिन इनमें से 2-3 जो है मेरे ख्याल से इंडियन थे। अब इनके साथ समस्या क्या हो गई, ये इंडियन ब्रांड थे लेकिन इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से बर्बाद हो गए, चल ही नहीं पाए, ठीक है। लेकिन बाकी फोन्स क्यों चल रहे, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जो MNCs के होते हैं, क्योंकि उनको अपनी क्वालिटी ना पूरी दुनिया में प्रेजेंट करनी पड़ती है। अगला क्या है, लार्ज साइज ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस बहुत बड़ा है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात दिख तो रहा है बिजनेस बड़ा है, पूरी दुनिया फैला हुआ बिजनेस है, तो बड़ा नहीं होगा। अगला एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, इनका इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस होता है, यानी कि परमिशन है, जा सकते हैं, सामान बेच सकते हैं। स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट बहुत मोटा पैसा खर्च करते हैं भाई साहब, बहुत तगड़ा पैसा, राइट। ओके, सो MNCs क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना फिर भी, ओके। सो बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है MNC की। देखो भैया सीधी सी बात है, कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आएगी, बिजनेस करेगी, यहाँ के रिसोर्सेज यूज करेगी, तो यहाँ के लोगों को रोजगार देगी, ये फायदा, यहाँ की इनकम बढ़ेगी। लेकिन कुछ नुकसान भी, यहाँ के रिसोर्सेज सही तरीके से यूज नहीं करेगी, बर्बाद कर देगी। दूसरा क्या है, अल्टीमेटली प्रॉफिट जो कमाएगी विदेशी लेके चली जाएगी ना, तो कुछ फायदे भी कुछ नुकसान भी है, ठीक है। आगे से कंक्लूजन डिस्कस करेंगे कि MNC होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी इन्वेस्टमेंट आती है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, जब इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, बिजनेस करेंगे, रोजगार देंगे। प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, जनरली जो अच्छी कंपनीज है वो रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज करती है, वेस्टेज कम से कम रखती है, राइट। ओके, टेक्निकल डेवलपमेंट, कंपनी बहुत अच्छी, ये जो विदेशी कंपनी आती है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर के आती है, इसका डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होता है। एंड ऑफ लोकल मोनोपोली, अब लोकल मोनोपोली का मतलब क्या होता है, सुनो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने रॉयल एनफील्ड का नाम सुना होगा, बुलेट का।
बुलेट इनिशियली वैसे ब्रिटिशर कंपनी है, लेकिन फिलहाल इंडिया में ऑपरेट कर रही काफी लंबे समय से, तो और अब ओनर, इसके ओनर भी जो है इंडियन ही है, ठीक है। तो हुआ क्या था, पहले ना खाली बुलेट बन के बिकती थी इंडिया में, कब तक, 1991 तक। और बुलेट की समस्या क्या थी उस टाइम पे, बहुत भारी हुआ करती थी, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई था, एवरेज बहुत कम थी, टॉप स्पीड भी कुछ खास नहीं थी। अब 1991 में क्या हुआ, जैसे ही वो आया एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, विदेशी कंपनी को आना अलाउ हो गया, हमारी जो इकोनॉमी थी वो सोशल इकोनॉमी से कन्वर्ट हो गई, किसमें हो गई, मिक्स इकोनॉमी हो गई, विदेशी कंपनी का आना अलाउ हो गया। तो बजाज ने और कवासाकी ने, ये कवासाकी बताओ निंजा वाली कंपनी है, कवासाकी निंजा आर, दोनों ने मिलकर के एक बाइक बनाई बॉक्सर। भाई बुलेट से आधे के आधे दाम में थी, स्पीड बहुत ज्यादा थी, लाइट वेट थी, मेंटेनेंस बहुत कम था, बहुत हाई क्वालिटी की, बहुत हाई टेक्नोलॉजी की बाइक हुआ करती थी। जैसे ही वो बाइक आई वैसे ही बुलेट का अचानक से बुरा टाइम शुरू हो गया, बुलेट की वहां से सेल डाउन जाना शुरू हुई, और सन 2000 का एक ऐसा टाइम आ गया था, 2001 के आसपास में, जब बुलेट की सेल्स, रॉयल एनफील्ड की सेल्स घट करके महीने की सिर्फ 100 यूनिट्स रह गई थी, इतना बुरा हाल हो गया था। ठीक है, ये क्यों हुआ था, क्योंकि अपने आप चेंज ही नहीं ला रहे थे वो, प्राइस महंगा है, ब्रेक उल्टे साइड में है, गियर राइट साइड में है, पता नहीं क्या क्या समस्याएं हैं, साइड स्टैंड पे लगाओ तो ऑयल लीक करता है। उसकी वजह से क्या हुआ, इनको जब झटका लगा, फिर इन्होंने कंपनी अपनी रॉयल एनफील्ड बेच दी, और आइसर कंपनी का है, आइसर ट्रक बनाने वाली कंपनी, उसने इसको खरीदा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसका इंजन उठा के साइड कर दिया, नया छोटे साइज का इंजन बनाया गया, ज्यादा पावरफुल बनाया गया, काफी सारे फीचर्स ऐड किए गए, ब्रेक को राइट साइड किया गया, गियर को लेफ्ट साइड किया गया, सारा सिस्टम ठीक किया गया। उससे क्या हुआ कि फिर अभी दोबारा से इसकी सेल बढ़ गई। तो बेसिकली जब विदेशी कंपनी आती है तो यहाँ पर की जो लोकल कंपनी होती है, जिसकी मोनोपोली होती है, सिंगल सेलर मैनी बाय या ओलिगोपोली, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें काफी कम प्राइस में अच्छे से प्रोडक्ट मिल रहे हैं, राइट। मैनेजेरियल डेवलपमेंट, जब विदेशी कंपनी आती है तो इस तरीके से मैनेजर्स को डेवलप करती है, इस तरीके से उनको स्किल देती है, नॉलेज देती है, इन्फॉर्मेशन देती है, एजुकेशन देती है, कि वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो पाते हैं। वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा, बहुत सारी विदेशी कंपनियां क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज को ना सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए जर्मनी भेजती है, अमेरिका भेजती है, ताकि वहां से जाकर के कुछ सीखे इंसान, ठीक है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, कई बार विदेशी कंपनी इंडिया में आएगी, काम करेगी, प्रोडक्ट बनाएगी, तो उसको एक्सपोर्ट भी करेगी, तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। ये फायदे हो गए इसके। इसके फिर कुछ नुकसान भी है, देखो। सबसे पहला, डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो छोटे लेवल की इंडस्ट्री है, लोकल लेवल पे, उनके लिए तो खतरनाक ही है। रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, भाई कोई सी भी कंपनी आईटीसी कितना प्रॉफिट कमाएगी, कितने लोगों को रोजगार देगी, अल्टीमेटली प्रॉफिट कहाँ ले जाएगी, भाई ब्रिटेन ले जाएगी। तो इसे कहते हैं रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो कंपनी जहां से बिलोंग करती है, प्रॉफिट तो वहीं लेके जाएगी ना। इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स, ये लोकल पॉलिटिक्स में बहुत इंटरफेयर करते हैं, पॉलिटिशियंस को पैसा खिलवाते हैं, किस लिए खिलाते हैं, ताकि उनको परमिशन मिल जाए कोई भी इलीगल काम करने की, या कोई भी प्रोजेक्ट को इजीली पास करवाने का की परमिशन मिल जाए। तो लोकल पॉलिटिक्स में बहुत इंटरफेयर करते हैं ये लोग, ठीक है। अगला क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद बहुत ज्यादा करते हैं। नो बेनिफिट टू पुअर, अल्टीमेटली जो किसान आदमी है उसको कोई फायदा नहीं मिला ना, उल्टा उसकी जमीन चली गई। कुछ समय के लिए पैसा मिलेगा, लेकिन वो पैसा कितना टाइम चलेगा, जमीन चली गई, रोजगार नहीं है, तो गरीब आदमी, जो एक्सट्रीम पुअर आदमी है, उसके लिए कोई बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होती एमएनसी। कंक्लूजन क्या है, एमएनसी शुड बी अलाउ होनी चाहिए, ऑपरेट इन अ कंट्री बट विद रिस्ट्रिक्शंस। भाई एमएनसी को अलाउ करो, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, और वो एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट करे, कुछ इस तरीके से काम होना चाहिए। ओके, बस इसकी एक स्लाइड और रह गई है, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। जॉइंट वेंचर क्या होता है भाई, देखो सीधी सी बात है, जब भी दो कंपनीज when two companies join together, work together for some specific project or for a long time, that is called joint venture। जैसे हमारे यहाँ मेट्रो बनी थी, तो मेट्रो बनाई थी दो कंपनी ने, एचसीसी एंड सैमसंग ने। एचसीसी एंड सैमसंग का जॉइंट वेंचर था हमारे पालम में। अब आपको जान के हैरानी होगी, सैमसंग इनिशियली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो एचसीसी एक इंडियन कंपनी है, सैमसंग एक विदेशी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, दोनों ने मिलकर के मेट्रो बनाई हमारे वाले एरिया में। तो ये क्या था, जॉइंट वेंचर था। फॉर एग्जांपल टाटा एंड स्टारबक्स का क्या है, जॉइंट वेंचर है। इट रेफर्स टू द कंपनीज व्हिच वर्क टुगेदर फॉर सम स्पेशल असेसमेंट और फॉर सम लॉन्ग टाइम, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। अब अगला टॉपिक क्या हमारा, पीपीपी क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखो सरकारी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, दोनों मिलकर के पब्लिक की भलाई के लिए कुछ काम करेगी, उससे बोलते हैं पीपीपी। फॉर एग्जाम्पल कुंडली और मानेसर, दिल्ली के बगल में एक जगह पड़ती है कुंडली मानेसर, एक्सप्रेसवे बनाया गया था, जहां पर जमीन प्रोवाइड करवाई थी सरकार ने, और वहां पे सरफेस को प्लेन करना, सड़क बनाने का काम किया गया था प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। तो ये एग्जांपल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। मीनिंग क्या है इसका, इट रेफर्स टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक एंड
private sectors to execute the projects which are in public interest. जो पब्लिक की भलाई के लिए है वहां पर काम किया जाता है पीपीपी का। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कि कल को सरकार बोलेगी कि यार हमें ना लैपटॉप बना के बेचने तो उसके लिए पीपीपी किया जाए, तो उसके लिए पीपीपी नहीं होगा, राइट। ऐसा काम होना चाहिए जो हर किसी के आम जनता के लिए बेनिफिशियल वाला काम हो, ठीक है। तो यहाँ तक बस इतना ही था आज के लिए। और कैसी लगी क्लास आप सभी बताइए मेरे को, और वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है उसके मेरी साइड से सॉरी, ठीक है। और बाकी सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए, बताइए कैसी लग रही वीडियोस। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।